बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज इन लाहौर या बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, तो मुझे क्या कोशिश करनी है कि मैं अपनी फाइल का नाम भी यही वाला रख लूँ और इन्हीं कीवर्ड्स को मैं यूज़ करूँगा कहाँ पर, आर्ट में, कहाँ पर, टाइटल में। ठीक है, तो ये तो थी हमारी इमेज ऑप्टिमाइजेशन। अब जिस वेबसाइट को हम लोग डिस्कस करने लगे हुए थे उसमें हमारे पास, मैंने कहा था ना बचा क्या है हमारे पास, उसमें बचे हैं हमारे पास हाइपरलिंक। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज़ हाइपरलिंक, हाइपरलिंक किसे बोलते हैं। ठीक है, आप वेबसाइट खोलते हो, किसी भी वेबसाइट पर जाते हो, उसके ऊपर एक क्लिकेबल बटन बना होता है, क्लिकेबल टेक्स्ट होता है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो आप मूव करके किसी और जगह पर चले जाते हो, उसे हम बोलते हैं हाइपरलिंक। ठीक है, साल के तौर पर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भी प्रोफेशनल। जी आ जाएँ, जल्दी से आ जाएँ। मोबाइल ज़रा अपने ऑफ कर लो। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, इस वेबसाइट को खोल के देख लेते हैं। अभी मैं जहाँ जहाँ ड्रैग कर रहा हूँ कहीं पर कोई क्लिकेबल तो नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया। और नीचे आ जाते हैं जी, ये आ गया क्लिकेबल, ये हाइपरलिंक बना हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये जो मेन्यूज है ये क्या है, ये भी हाइपरलिंक्स है। हर मेन्यू आइटम क्लिकेबल है ना, जिसका मतलब क्या हुआ, हर मेन्यू आइटम भी हाइपरलिंक है हमारे पास। ठीक हो गया, तो और समझ में आ गया कि हाइपरलिंक्स होते क्या हैं। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं जी, टेक्स्ट में आ जाते हैं। हाइपरलिंक का टैग पहले समझ लेते हैं जल्दी से, ए स्पेस एचरेफ। अब एचरेफ तो सबको पता लग गया ना क्या हो गया। जब इमेज में थे हम लोग, जब हम लिंक में थे, वहाँ पर इमेज की बात हो रही थी। यहाँ पर हम किसी फॉर्मेट की बात नहीं कर रहे, कोई भी फाइल हो सकती है, लेकिन हम स्पेशली करेंगे किसका इस्तेमाल, HTML फाइल्स का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। लेकिन फाइल कोई सी भी हो सकती है हाइपर रेफरेंस में। ठीक है, ए का मतलब क्या होता है, एंकर, मतलब हाइपरलिंक का नाम क्या है, एंकर। हाइपरलिंक को हम एंकर बोलते हैं। ठीक है, ए स्पेस href इक्वल्स टू, ये मैंने डबल कोटेशंस लगाए और जगह खाली छोड़ दी, बीच में क्या आएगा, वो वाली फाइल आएगी जहां पर हम मूव करना जा रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ भाई HTTPS, एक मैं एग्जांपल के तौर पर कर लेता हूँ। फिर मैं ये बता रहा हूँ हमने हाइपरलिंक्स क्रिएट भी नहीं करने। हाँ, ये हो सकता है कि हाइपरलिंक्स हो ही ना, फिर मैं कुछ वेबसाइट में खुद आइडेंटिफाई करके हाइपरलिंक्स क्रिएट करूंगा। कहाँ करूंगा भाई, उनके फेसबुक पेज के साथ हाइपरलिंक बनाया जा सकता है, उनके लिंक्डइन के साथ हाइपरलिंक बनाया जा सकता है, बनाए जा सकते हैं ना, उनके दूसरे पेजेस के साथ हाइपरलिंक्स बनाए जा सकते हैं। अगर उन्होंने हाइपरलिंक्स नहीं बनाए होंगे, गूगल हमें ये कहता है कि एक नॉर्मल जो वेबसाइट होती है उसमें 100 हाइपरलिंक्स होने चाहिए, 100 हाइपरलिंक्स क्लिकेबल्स होने चाहिए। क्यों होने चाहिए भाई, हाइपरलिंक्स इज लाइक अ सोशल सर्कल। जैसे आप लोगों का एक सोशल सर्कल है, आपकी फ्रेंड लिस्ट है, इसी तरह वो ये कह रहा है कि भाई ये आइसोलेटेड पेज तो नहीं होना चाहिए ना, कि इसका कोई आगे पीछे ना हो, जानने वाली कोई ना हो, कोई इसके मुतालिक जानता ही ना हो। तो वो कह रहा है भाई मेन पेज से आप किसी दूसरे पेज पर चले जाएं, किसी दूसरे पेज से आप मेन पेज पर आ जाएं, फेसबुक से आप वेबसाइट पर आ जाएं, वेबसाइट से आप फेसबुक पर चले जाएं। तो ये लिंकिंग हो रही है ना बेसिकली। तो ये लिंक्स जो हैं ये हाइपर लिंक्स हैं, और ये कैसे लग रहे हैं, एंकर के टैग के साथ। ठीक है, ओके। सो href क्या है इसमें, href क्या है इसमें, क्या चीज़ है, इसे क्या बोलेंगे, कॉल कैसे करेंगे, एड्रेस क्या करेंगे, मतलब इस टैग के अंदर इसकी क्या एट्रीब्यूट है ये, यानी एंकर का एक एट्रीब्यूट क्या हो गया, href। ओके, एक और एट्रीब्यूट मैं अब आपको बताने लगा हूं, टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक। जी, अंडरस्कोर ब्लैंक। टारगेट का क्या मतलब है, अब हाइपरलिंक को हमने क्लिक करना है और हाइपरलिंक ने खुल जाना है, ऐसे ही है ना, हमने हाइपरलिंक पे क्लिक करना है और हाइपरलिंक ने खुलना है। ये तो सबको पता है, मतलब ये कोई डिजिटल मार्केटिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, एक नॉर्मल बात कर रहे हैं। आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं, हाइपरलिंक होता है, उस पर क्लिक करते हो तो वो खुल जाता है। अब इसके बिहेवियर्स क्या होते हैं, मतलब ये कैसे खुलता है। समटाइम क्या होता है, समटाइम ये होता है कि उसी पेज के ऊपर खुल जाता है, और समटाइम क्या होता है, एक नए टैब में खुल जाता है। ये एक सिंपल सी बात है, आपने भी ऑब्जर्व की होगी कि समटाइम उसी पेज को रिप्लेस करता है और हाइपरलिंक वाला पेज आ जाता है। क्लिक करेंगे वो पेज गया, उसकी जगह पर हाइपरलिंक वाला पेज आ गया। समटाइम्स क्या होता है, हम क्लिक करते हैं तो वो पेज उसी जगह पर रहता है और एक नए टैब में जाकर एक नया पेज खुल जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बिहेवियर्स दो हो गए ना हमारे पास, एक क्या है सेम पेज, एक का है नया पेज। अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब होगा नया पेज,
और अंडरस्कोर पेरेंट का मतलब होगा, ये मैंने जो करेक्टर लगाया है कीबोर्ड के ऊपर हाइफन के साथ, शिफ्ट के साथ आप यूज करोगे, इज कॉल्ड अंडरस्कोर, इसको अंडरस्कोर बोलते हैं, जो मैंने ये करेक्टर यूज किया। ठीक है, कौन सा करेक्टर भाई? ये डैश जो लगा हुआ है, जरा थोड़ा सा नीचे की तरफ को चला गया हुआ है ना, इसको अंडरस्कोर बोलते हैं। इस तरह लगाऊंगा तो ये डैश है, हाइफन है, लेकिन जब मैं शिफ्ट की के साथ करूंगा तो ये अंडरस्कोर है। ठीक है, सो ये क्या हो गया अंडरस्कोर पेरेंट। अंडरस्कोर पेरेंट का क्या मतलब होगा? सेम पेज। अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब क्या होगा? अगर मैं यूं कर दूं ना, यूज ही नहीं किया, हाँ मैं कह रहा हूं ये एट्रीब्यूट मैंने यूज ही नहीं किया, तो इसका मतलब भी यही है। क्या मतलब है इसका? ये मैं इसका ये मतलब है, अगर आप ये वाला एट्रीब्यूट यूज नहीं करोगे तो इसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर यही होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तो हमने पेरेंट पे चलना होगा तो फिर तो हमें इसे यूज करने की जरूरत भी नहीं। ठीक है, अब हम एसईओ के पॉइंट से देखते हैं कि हमें इसे पेरेंट पे चलाना चाहिए कि हमें इसे न्यू ब्लैंक पे चलाना चाहिए। ठीक है, उसको थोड़ा सा समझते हैं, इसकी साइंस क्या है, क्यों ऐसा करने की बात कर रहे हैं हम। आपकी वेबसाइट पे जब भी कोई बंदा आएगा, एक पेज पर आया, आते ही उसने किसी हाइपरलिंक पर क्लिक कर दिया तो आपका होम पेज तो रिप्लेस हो गया फौरी तौर पर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके होम पेज के ऊपर इंगेजमेंट टाइम कम हुआ, बहुत ही कम हो गया ना भाई, एकदम ही दूसरा पेज खुल गया। और बाउंस रेट हाई हो गया कि बंदा आया और चला गया। ये दो बातें की है मैंने एक ही सिनेरियो में की हैं, मतलब मैंने कहा इंगेजमेंट टाइम और फिर मैंने कहा बाउंस रेट। इंगेजमेंट टाइम का मतलब कि कोई बंदा आपके पेज पर आकर कितनी देर रुकता है। कोई मेरी क्लास में आता है पढ़ने के लिए, घंटे की क्लास में पढ़ने आया, कितनी देर बैठा रहा मेरी क्लास में, इंगेजमेंट टाइम। और कोई बंदा बैठा मेरी क्लास में आकर और उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उठकर चला गया भाई, इसे क्या बोलेंगे? बाउंस रेट। कितनी देर बाद गए भाई, मैंने क्लास एंड की तो आप गए ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? बाउंस रेट बहुत कम है। और आप क्लास में आते हैं, कोई 5 मिनट बाद चला जाता है, कोई 10 मिनट बाद चला जाता है, पूरी क्लास कोई भी नहीं पढ़ता, हाँ, तो बाउंस रेट बहुत ज़्यादा है। आप क्या समझते हैं कि अगर लोग आपकी वेबसाइट पर आए तो बाउंस रेट कैसा होना चाहिए? अब ये एक टेक्निकल टास्क का बात कर रहे हैं हम, ये कोई एसईओ की प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहे, कोई वेब डेवलपमेंट की प्रैक्टिस की अभी भी बात नहीं कर रहे हम, कोई कमांड की बात भी नहीं मैं कर रहा, एक जनरल बात कर रहा हूँ कि लोग अगर हमारी वेबसाइट पर आए तो उनका बाउंस रेट हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए? लो होना चाहिए। यानी कि देखें, ये पहली चीज़ है जो हम कह रहे हैं हाई नहीं होनी चाहिए। आमतौर पर तो हर चीज़ हम कहेंगे ना भाई, ये भी अच्छी होनी चाहिए, ये भी अच्छी होनी चाहिए, ये भी ज़्यादा होना चाहिए, ये भी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन बाउंस रेट एक ऐसी चीज़ है जो हम क्या बोलते हैं? लो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इंगेजमेंट टाइम आपकी वेबसाइट का ज़्यादा होना चाहिए। यानी एक तो आप लोग आपकी वेबसाइट पर आएँ तो कोई अबाउट 50 सेकेंड्स तो किसी पेज पर रुके ना कम से कम। ठीक है, तो आपका इंगेजमेंट टाइम ज़्यादा होना चाहिए और आपका बाउंस रेट लो होना चाहिए। अब ये देखें, ये एक टेक्निकल सी बात है, इसको मैनेज कैसे करना है भाई? इसमें क्या कर सकते हैं? मतलब मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि यही काम मैंने अपनी क्लासरूम में करना है, तो क्या वीक सोल्यूशन वाले इसके लिए कुछ कर सकते हैं? प्रिंसिपल साहब के कंट्रोल में है ये बात, ये मेरे कंट्रोल में है ना इस वक्त सीधी, कि जो मेरी क्लास में आएगा उसका इंगेजमेंट टाइम बढ़े और उसका बाउंस रेट लो हो, ये टोटली मेरे कंट्रोल में है। मतलब ये मेरी वर्थ के ऊपर है कि बाउंस रेट लो होगा कि हाई होगा, ये मेरी वर्थ के ऊपर है कि इंगेजमेंट टाइम लो होगा कि हाई होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी वेबसाइट के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी वेबसाइट के कंटेंट पे। देखें, एसईओ इज अ मार्केटिंग टूल, याद रखें। जैसे किसी कंपनी ने मार्केटिंग के लिए बंदे हायर किए होते हैं ना, तो ऑनलाइन मार्केटिंग करने के लिए हम एसईओ कर लेते हैं। तो क्या होता है भाई, कीवर्ड्स घेर घार के लोगों को हमारी वेबसाइट पे ले आते हैं ना, लेकिन लाए हैं वेबसाइट पर, बिजनेस तो वेबसाइट ने देना है, एसईओ ने तो कोई बिजनेस नहीं देना। एसईओ से क्या होगा? इंप्रेशंस लगेंगे। एसईओ से क्या होगा? जब इंप्रेशंस लगेंगे उनके अगेंस्ट क्लिक्स होंगे, लेकिन इंप्रेशंस भी लग रहे हैं, क्लिक्स भी हो रहे हैं, बिजनेस नहीं हो रहा। अब एसईओ वाला कुछ कर सकता है? बिजनेसमैन भी कहेगा नहीं भैया आपका कोई कसूर नहीं है। किसका कसूर है? वेबसाइट का कसूर है भाई। वेबसाइट के अंदर कंटेंट की इतना जानदार नहीं है, इतने सारे स्टूडेंट्स ला के मेरी क्लास में बिठा दिए पढ़ाने के लिए। ठीक है, 4 दिनों के बाद मैं और एक स्टूडेंट बैठ के पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? लेक्चर में तो कोई जान नहीं थी ना, इसीलिए तो सारे ड्रॉप हो गए एकदम। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं? मतलब एसईओ से भी पहले जो चीज देखने वाली है वो क्या है कि हम ऐसी वेबसाइट कैसे बनाएंगे कि जिसका इंगेजमेंट टाइम हाई हो और जिसका बाउंस रेट लो। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब मैं आपको एंटरटेन कर रहा हूं, कोई मूवी देखते हैं,
मूवी को ही देख लेते हैं भाई, मूवी का भी बाउंस रेट होता है ना। कोई मूवीज आपको बड़ी अच्छी लगती है, पूरी देख लेते हैं, कोई मूवीज आपको पसंद नहीं आती, ठीक है, आप छोड़ देते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस मूवी में कोई इंटरेस्टिंग चीज नहीं थी, आपने छोड़ दी उसको, बेकार कहकर छोड़ दिया ना आपने उसको, इसलिए कि उसमें इंटरेस्टिंग कुछ नहीं था। तो आपकी वेबसाइट में कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो लोग आएंगे ना। भाई हमने लिखा बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, आ गया कोई बंदा वेबसाइट पर। अब वेबसाइट के ऊपर अब फिर वही बात करूं, मैं खूबसूरती की बात भी नहीं कर रहा, मैं डिजाइन की बात भी नहीं कर रहा। भाई टीचर जितना मर्जी हैंडसम हो, पढ़ाना नहीं आता होगा तो 1-2 दिन ही पढ़ोगे ना, इससे ज़्यादा दिन तो नहीं पढ़ सकते उससे। तो आपकी वेबसाइट जितनी मर्जी खूबसूरत हो, कोई बंदा वेबसाइट पर आएगा, एक बंदे की कोई रिक्वायरमेंट है, अगर वो रिक्वायरमेंट उधर से पूरी नहीं हो रही तो क्या करेगा, क्लिक तो किया ना उसने, बिजनेस तो नहीं देगा, बिजनेस तो मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम वेबसाइट डिजाइन करवाएंगे और ये हम सजेस्ट भी करेंगे बिजनेसमैन को कि भाई इंगेजेबल कंटेंट होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर हम थोड़ी देर के लिए मुख्तसर साहिब बात कर लेते हैं कि भाई एक कंप्यूटर कॉलेज के होम पेज के ऊपर इंगेजेबल कंटेंट क्या हो सकता है, आपके ख्याल में क्या है? आप किसी वेबसाइट पर जाएं तो किसी पे कोई अच्छा कंटेंट पड़ा हो तो वो क्या होगा, और किसी पे कोई अच्छा कंटेंट ना पड़ा हो तो वो क्या हो सकता है आप लोगों के ख्याल में? मेरा आप किसी वेबसाइट पर आ गए भाई, क्लिक किया, ये वेबसाइट खुल गई, ठीक है। अब आपको कौन सी चीज़ है जो इंप्रेस करेगी कि भाई मुझे यहाँ पे रुकना भी चाहिए और मुझे यहाँ से बिजनेस भी करना चाहिए? ऐसी क्या चीज़ उस वेबसाइट पर? मैं कंप्यूटर कॉलेज के सिनेरियो में बात कर रहा हूँ, खुल गई ना एक वेबसाइट। हाँ, अब कंटेंट, देखिए कंटेंट तो बात मुख्तसर होगी ना, लेकिन एक्चुअली क्या कंटेंट, मतलब आपको यहाँ पर क्या नजर आए, एकदम ऐसी क्या चीज नजर आए? इमेजेस नजर आ रही हो, वीडियोस नजर आ रही हो, कुछ पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नोट्स नजर आ रहे हो, स्केड्यूल्स नजर आ रहे हो, स्टूडेंट्स के रिव्यूज की छोटी छोटी विंडो में नजर आ रहे हो। तो इसका मतलब है कि आपके लिए आप रुकेंगे, कभी वीडियो देखेंगे, कभी डाउनलोड करेंगे, कभी स्टूडेंट का रिव्यू पढ़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, तो रुक गए ना आप। माउस रखा है मैंने, ये डीईसी कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट टाइप वो नजर आ रहा है, इज क्लिकेबल टेक्स्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हाइपरलिंक बना देता हूँ और यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखता, ये सारा ब्लैंक ही होता, तो मैं हाइपरलिंक को फॉलो कैसे करता? यानी हाइपरलिंक को फॉलो करने के लिए, ओपन करने के लिए क्लिकेबल टेक्स्ट चाहिए ना। मिसाल के तौर पर ये भी क्या है, क्लिकेबल टेक्स्ट है। सो मैंने क्लिकेबल टेक्स्ट बना दिया, सब कुछ हाइपरलिंक लगा दिया, मगर क्लिकेबल टेक्स्ट नहीं लिखा, तो ये जगह खाली होगी ना। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ तो कोई बंदा क्लिक भी नहीं कर सकता, किसी को नजर आएगा तो क्लिक करेगा, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, हालांकि मैं अपनी तरफ से हाइपरलिंक पूरा बना चुका हूँ। इसका ये मतलब है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसका मतलब ये है, जो मैंने बात की है ना, इसका ये मतलब है। देखें इसमें कहीं क्लिकेबल टेक्स्ट नहीं है। मैंने जितनी सारी चीजें बताई इनमें से किसी का नाम मैंने नहीं बताया कि ये क्लिकेबल टेक्स्ट है, ऐसे ही है ना। मैंने एक एज रेफरेंस दिया, एक मैंने टारगेट दिया, एक मैंने टाइटल दिया, क्लिकेबल टेक्स्ट तो कोई नहीं है। क्या ख्याल है क्लिकेबल टेक्स्ट कहाँ होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए, क्या ख्याल है? ठीक है ना। ये जो मैंने टैग से बाहर लिखा है ये क्या है? ये क्लिकेबल टेक्स्ट है। ये टैग क्लोज हो चुका है, मैं क्या एंकर का टैग यहाँ पे क्लोज हो चुका है और ये एंडिंग टैग लगाया मैंने। एंडिंग टैग से पहले जो बीच में मैंने लिखा दैट इज क्लिकेबल टेक्स्ट, ठीक है। अब अगर क्लिकेबल टेक्स्ट नहीं होगा तो ये सब फंक्शनैलिटी नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि ये सारी फंक्शनैलिटी इसने करनी है। किसने करनी है जी? इस पर क्लिक होने से होनी है। चलिए इसकी एग्जांपल को सेव करते हैं जरा, इस सीन में फिर हम करेंगे क्या भैया? इस सीन में हम क्या करेंगे भैया? तो मैंने सीख लिया, अब आपको पता लग गया कि एक वेबसाइट में कितने सारे हाइपरलिंक्स हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो क्रिएट करोगे, अब हमें देखना पड़ेगा ना कि कहाँ कहाँ बनाने हैं। भाई हो सकता है मैं कोर्सेज के पेज के साथ एक लिंक बना दूं, कोर्सेज के पेज पे जाऊं और वहां पर एक होम पेज के साथ लिंक बना दें। एक तो इंटरनल लिंक्स बनाएंगे, एक एक्सटर्नल लिंक्स बनाएंगे। इंटरनल का मतलब क्या होगा? हमारी वेबसाइट के अंदर ही लिंक्स घूमेंगे। एक्सटर्नल लिंक्स का मतलब क्या होगा कि भाई मेरा लिंक्डइन का पेज है उस पर चला जाएगा, मेरा फेसबुक का पेज है उस पर चला जाएगा, मेरे फेसबुक पेज के ऊपर एक पोस्ट लगी हुई है, उस पर एक डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, उस पर मैंने एक लिंक लगा दिया। उसमें लिंक एंकर टैग से तो नहीं लगेगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, सबको पता है। उसमें लिंक कैसे लगेगा भाई? ये उसमें लगेगा, बस क्या लगेगा उसमें? बस अब जब उस पोस्ट पे कोई बंदा क्लिक करेगा, उसके लिंक पे क्लिक करेगा तो कहाँ मूव करके आएगा? वेबसाइट पे। तो अब आप देख रहे हैं हमने 2 वे लिंक्स क्रिएट कर लिए।
कि दूसरे प्लेटफॉर्म से अब हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी तो बिल्कुल जीरो ही है। भाई नई वेबसाइट बनाई है, नई डोमेन खरीदी है, कोई अथॉरिटी नहीं है। लेकिन दूसरों की वेबसाइट की अथॉरिटी है। फेसबुक की तो बहुत ज़बरदस्त अथॉरिटी है, लिंक्डइन की भी बहुत बड़ी अथॉरिटी है। तो उधर अगर हमने पोस्ट लगाई होगी तो हमारी अथॉरिटी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी वेबसाइट्स की अथॉरिटी और सोशल लिंकिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी वेबसाइट की एसईओ में। ये सोशल लिंकिंग कैसे हो रही है पता लग गया, पोस्ट लगाई और फिर यूआरएल पे ले गए। अच्छा आ जाए जी, अब वापस जरा इसको सेव कर लेते हैं। फोल्डर में जहाँ पे पड़ा हुआ है, कहाँ पे पड़ा हुआ है, डी में HTML क्लास जी कहाँ है ये, देख आ गया। अब अगर मैं ये जियो टीवी वहां से रिमूव कर दूं तो क्लिक होगा किसी चीज पे? किसी को पता भी नहीं कि यहाँ पर हाइपरलिंक पड़ा हुआ है भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्लिकेबल टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एसईओ के हवाले से मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट है, उसमें हाइपरलिंक्स नहीं थे, आप लोगों ने लगा दिए। भाई आप लोगों ने क्या किया, उसमें 40-50 हाइपरलिंक्स लगा दिए। किसी हाइपरलिंक पे आप क्या लिख रहे हो, क्लिक हेयर क्लिक हेयर क्लिक हेयर लिख रहे हो ना, ये भी गलत है। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, अपने इंगेजमेंट वर्ड्स और कीवर्ड्स एट द सेम टाइम, कभी इंगेजमेंट वर्ड तो कभी कीवर्ड। देखे ना, इंगेजमेंट वर्ड भी तो मैटर करेगा ना, लेकिन जो इंगेजमेंट वर्ड होगा एक्चुअली तो वो थीम होगा आपके कीवर्ड का। कभी वो कीवर्ड नहीं होगा तो कीवर्ड का थीम तो होगा ना। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना जियो टीवी की जगह पर मैं कोई ऐसी चीज लिख दूं जिसका थीम जियो टीवी से मिलता ही ना हो, तो किसी को क्या पता लगेगा कि यहाँ से जियो टीवी खुलना है। यहाँ तो कीवर्ड होगा या कीवर्ड का थीम होगा। अगर हम यहाँ पर इस तरह के वर्ड्स लगाते जाएंगे कि भाई क्लिक हेयर क्लिक हेयर क्लिक हेयर, तो ये भी एसईओ के अगेंस्ट है। हालांकि मैंने हाइपरलिंक्स भी बना लिए, लेकिन यहाँ पर इंगेजेबल टेक्स्ट और यहाँ पर कीवर्ड्स को हमें लेकर आना होगा, ठीक है। चलिए जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमने क्या पेरेंट किया था कि न्यू किया था, ब्लैंक किया था? हाँ पेरेंट किया था, इसी वजह से देखें उसी पेज पे खुल गया। तो देखें ना, एक बंदा कीवर्ड के थ्रू पेज पर आया, आते ही उसने लिंक पे क्लिक कर दिया, तो टाइम तो बहुत कम उड़ा ना उसका वेबसाइट के ऊपर। होम पेज पे टाइम कम हो गया, दूसरे पेज पे बढ़ गया, लेकिन होम पेज का टाइम तो कम हो गया। हमें सबसे पहले बाउंस रेट मैनेज करना है, हमें सबसे पहले इंगेजमेंट टाइम मैनेज करना है अपने होम पेज का, ठीक है। चलो जी अब इधर आ जाते हैं वापस। आई होप के सब लोगों को हाइपरलिंक की समझ में आ गई कि हाइपरलिंक्स क्या होते हैं, ठीक है। अब अगर हम ये बात करेंगे भाई इस वेबसाइट की हम एसईओ कर रहे हैं, हमने कहा ठीक हो गया, हमें बोर्ड का भी पता लग गया, हमें हेडिंग स्टाइल का भी पता लग गया, हमें इमेजेस का भी पता लग गया, हमें हाइपरलिंक्स का भी पता लग गया, बोर्ड स्ट्रॉन्ग का भी पता लग गया, भाई काफ़ी कुछ तो कवर हो गया। फिर इसका मतलब है ऐसे ही है ना, अगर मैं आपसे ये कहूँगा इसकी एसईओ करो फिर तो बहुत कुछ कवर हो गया। क्या अब 2-3 चीज़ें हमें समझनी है, वो क्या है। एक तो ये मैप कैसे आया हुआ है, ये क्यों समझना है, ये एसईओ का फैक्टर तो नहीं है, लेकिन अगर ये यहाँ नहीं लगा होगा तो मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई मैप ले आओ, तो आपको ये मैप लगाना आना चाहिए। और यहाँ पर एक वीडियो होगी, इस वेबसाइट को भी खोलते हैं और इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले ये देख लें ये मैप कैसे लगा हुआ है, ठीक है। इसके लिए मैं एक खोलता हूँ लोकल फाइल जिसपे ये दोनों चीज़ें हमें मिल जाएंगी, और एक वीडियो लगाना, जैसे प्रीवियस ये वाली वीडियो। प्रीवियस क्लास में भी हम वीडियो की बात कर रहे थे, तो मैं कह रहा था कि वीडियो नहीं लगानी चाहिए, यही कह रहा था ना। लेकिन मैं ये कह रहा था कि डायरेक्ट वीडियो अपलोड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट वीडियो अपलोड करोगे तो अपलोड का टाइम भी बढ़ेगा और वो आपकी स्पेस भी फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वो सारी जहाँ भी खुलती जाएगी वीडियो तो स्पेस तो आपकी होस्टिंग की यूज़ करेगा ना। वो जितनी दफ़ा वो प्ले होगी, हर दफ़ा वीडियो जब प्ले होगी बाइट्स कंज्यूम होंगे, तो बाइट्स कहाँ कंज्यूम होंगे, उसके कंप्यूटर पे तो नहीं हो रहे होंगे ना, बंदे के सर्वर पे हो रहे होंगे, आपने जहाँ पर उस वीडियो को रखा हुआ है। तो इसका मतलब है ये तो बड़ी स्पेस यूज़ करेगी आपकी, इसलिए हमें वीडियो अपलोड नहीं करनी, बल्कि हमें क्या करना है, हमें फ्रेम ले आना है यहाँ पर, और उस फ्रेम के अंदर यूट्यूब की वीडियो को प्ले कर दें। इस वक्त ये जो वीडियो प्ले हो रही है ये कहाँ से हो रही है, यूट्यूब से प्ले हो रही है, ठीक है। चलिए अब जरा एक और फाइल खोलते हैं, आज हम कोडिंग को एंड करने जा रहे हैं।
अब आपने देख ली कितनी कोडिंग की जरूरत थी आपको। हाँ, इतनी कोडिंग आपको समझनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी वेबसाइट की एसईओ कर रहे होंगे तो ये तकरीबन इतने एलिमेंट्स को हमें आइडेंटिफाई करना है और इन्हीं को हमें चेंज करना है। इतने ही एलिमेंट्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे और इन्हीं को हम चेंज करेंगे। जरा देखते हैं कि यहाँ पर कोई वेबसाइट पड़ी है ऑफलाइन में। इंडेक्स, इसको खोलो, देखते हैं। ये लोकल मैं खोल रहा हूँ इस टाइम। हाँ, अब ये लोकल खुली है वेबसाइट, ठीक है। आ जाइए नीचे, वीडियो है इसमें, मैं ये देखना चाह रहा हूँ है। इसके ऊपर हम जरा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वेबसाइट को नोटपैड प्लस प्लस में कैसे ओपन विद के साथ एडिट करें। सिंपली ओपन विद की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप नोटपैड किया होगा ना तो एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस इस पर क्लिक करो, ये सीधी खुल गई हमारे पास वेबसाइट। अब हम जरा ये देखते हैं कि ये टैग कौन सा है। पहले वीडियो का टैग देख लेते हैं, फिर मैप का टैग देखेंगे, ठीक है। कंट्रोल F, फाइंड, स्टार्ट पे मेरा कर्सर है, ठीक है। कोडिंग के स्टार्ट पे मेरा कर्सर है और यहां आकर मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, पढ़ा जा रहा है कि नहीं पढ़ा जा रहा? नहीं पढ़ा जा रहा। मैंने लिखा है आई फ्रेम, ठीक है। ये फ्रेम है बेसिकली, एक्चुअली ये एक फ्रेम है, लेकिन ये आई फ्रेम का मतलब होता है फ्लोटिंग फ्रेम। फ्रेम का जो टैग है इसकी भी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। फ्रेम सेट, ये HTML का बड़ा पुराना टैग है और SEO इस टैग को एक्सेप्ट नहीं करती। यानी उससे भी फ्रेम्स बनते हैं, उससे भी विंडो डिवाइड होती है इस तरह, लेकिन उसे SEO एक्सेप्ट नहीं करती। SEO किसे एक्सेप्ट करती है? आई फ्रेम को। यानी अगर आपको फ्रेम्स बनाने हैं तो आपको क्या करना है? आई फ्रेम यूज़ करने हैं। जी, मैंने आई फ्रेम यूज़ कर दिया। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो दो चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं वो किस टैग से बनी हुई हैं? आई फ्रेम से बनी हुई हैं। तो इसका मतलब मैं आई फ्रेम को फाइंड कर लेता हूँ कि भाई आई फ्रेम कहाँ पर है। चलो जी, आगे पहले आई फ्रेम पर देखें, आपको पता लग जाएगा ये किसका आई फ्रेम है। भाई बताओ ये किसका आई फ्रेम है? सबको पता लग गया ना किसका आई फ्रेम है। अच्छा, अब आपने अगर वीडियो चेंज करनी होगी तो कोई मुश्किल साइंस तो नहीं है। सिर्फ नहीं, लिंक नहीं लगाना, ये ज़हन में लेके सिर्फ इतने हिस्से को देखें बस। दिस इज नॉट लिंक, ठीक है। एक तो होता है ना यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, शेयर करते हो, लिंक लगा लेते हैं, वो नहीं लगा रहे हो, क्योंकि हम इसे कहाँ लेकर आ रहे हैं? आई फ्रेम के अंदर ला रहे हैं ना, एक विंडो में लेने ला रहे हैं। तो हमने टैग क्या लगाया था? youtube.com/embed। उसके बाद मैंने YouTube पर जाकर वीडियो प्ले की। जब हम YouTube के ऊपर ये वीडियो प्ले करते हैं, प्ले कर लेते हैं जिस वीडियो को, पहले इसकी आवाज़ बंद करते हैं, फिर इसे YouTube पे ले जाते हैं और अब यहाँ पर देखते हैं ज़रा, ये देखें ज़रा, नीचे से बड़ा हो गया, ऊपर से फिर भी बड़ा नहीं हुआ भाई, मैं अब इसका कुछ नहीं कर सकता। हाँ, इक्वल टू लिखा हुआ है, इक्वल टू के बाद कुछ लिखा हुआ आ रहा है, हर वीडियो में ऐसे होगा। जिस वीडियो को भी प्ले करोगे इज कॉल्ड वीडियो आईडी, इसे हम बोलते हैं वीडियो आईडी। और भी किसी काम में आपको वीडियो आईडी की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर किसी भी 2023 कैसे रहा डीएचए भावलपुर के हवाले, भैया कैसे प्ले हो गया, पता लग गया वीडियो आईडी क्या होती है? वीडियो के एंड पर जो लिखा हुआ नजर आ रहा होता है, किसके बाद? इक्वल टू के बाद। हर वीडियो में ऐसे होगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि इस वीडियो में ऐसे होगा, हर वीडियो में ऐसे होगा। तो आपने वो वीडियो आईडी कॉपी करनी है, देखा कि बुरहानी कैफे शुरू हो गई डीएचए भावलपुर के हवाले से। अभी मार्केट तकरीबन बुरहानी, चलो इसको हमने म्यूट कर दिया। ये वीडियो चल रही है ना, पहले तो हम यूँ करते हैं, ज़रा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और वीडियो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये मैं चैनल पर आ गया और मैंने कहा भाई यहाँ से जो है ना वीडियो चेंज करते हैं। चलो हम ये वाली वीडियो लगाते हैं। अब आप ये देखें, फिर आ गया इक्वल टू के बाद।
ये इक्वल टू लिखा हुआ है और इक्वल टू के बाद सी से शुरू हो रहा है। ये मैंने सिर्फ इतना हिस्सा पिक किया और कॉपी कर दिया। कहाँ बनाए, कोड पे आए और इतने हिस्से को सिर्फ मिटा दें बस। यानी आपने जब भी अब चेंज करना होगा, जैसे आपकी वेबसाइट है, आप अपडेट्स देने लगे हुए ना, ये भी देखें अब ये इंगेजमेंट वाला पार्ट है ना, कि आप अपनी वीडियो में वेबसाइट को फ्रीक्वेंटली हर 4-5 दिनों के बाद नई वीडियो लगा देते हो उसके ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हों, उन्हें फ्रेश कंटेंट मिल रहा हो। ठीक है, जितनी मर्जी लगाएं आपकी चॉइस है, जितने आई फ्रेम उतनी वीडियोस। ठीक है, लेकिन बहुत सारी वीडियोस भी नहीं हमने लगानी। ठीक है, हमारी वेबसाइट कंटेंट है ना बेसिकली, तो हमने एक वीडियो लगाकर अपना मैसेज डिलीवर करना है। हाँ जी, हर वीडियो के लिए एक आई फ्रेम और लगेगा। फिर हम बात आ गई डिजाइनिंग में, हमने नहीं जाना भाई, लगा हुआ है तो हम कर रहे हैं, नहीं लगा हुआ तो नहीं करेंगे। अगर नहीं लगा होगा तो हम डेवलपर को बोलेंगे कि भाई ये लगा कर दो, हम यहाँ पर आकर फिर चेंज कर लेंगे। ठीक है, अगर हम इसमें किसी और की वीडियो में ऐड करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा अगर उसने इम्बेड करने से मना किया हो। आप YouTube पर वीडियो अपलोड करते हो तो उसमें एक ऑप्शन होता है कि भाई लोग आपकी वीडियो को इम्बेड ना कर सकें। इम्बेड का मतलब है कि शेयर भी ना कर सके। जैसे आप फेसबुक पे पोस्ट शेयर करते हो ना, एक तो है ना कि कोई बंदा अपनी आपकी वीडियो को अपलोड ना कर सके, ये तो एक अलग बात है। इम्बेड करने का क्या मतलब है कि लिंक की शक्ल में भी यूज ना कर सके। तो फिर मैं खुद भी नहीं कर सकूंगा, किसी दूसरे को नहीं मना करेंगे, हम सब मना हो गए। यानी मैं अपनी वेबसाइट पे भी इसको नहीं लगा सकता, कोई दूसरा भी नहीं लगाएगा। होगा क्या बेसिकली, यहाँ लगाएगा, लग जाएगा, वीडियो प्ले नहीं होगी। वो कहेगा भाई यूट्यूब पर जाओ और इसको प्ले करो, यूट्यूब पर जाकर वो वीडियो प्ले होगी। ठीक है, यहाँ से किसी आउटर लिंक से वो वीडियो प्ले नहीं होगी। ये एक अलग टॉपिक है, मतलब ये इसका हमारे से कुछ लेना देना, इस टॉपिक से लेना देना नहीं है। चलो जी, अब इसको हमने सेव कर दिया, इसको बंद करें। वेबसाइट कहाँ थी भाई, ये थी, इसको ज़रा रिफ्रेश करें। अब ये वीडियो चेंज हो जाएगी, चेंज हो गई। चलो अब ये रह गया आई फ्रेम, किसका, मैप का। ये मैप क्या चीज़ है, जिन्होंने 5 मॉड्यूल्स पूरे पढ़े हैं उन्हें पता लग रहा होगा कि ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल है। जिनका पहला ये मॉड्यूल है वो पढ़ेंगे कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल कैसे बनाई जाती है। वेबसाइट में हम कहीं पर नहीं बना रहे ये प्रोफाइल, हम ये कह रहे हैं कि अगर जिनकी ये वेबसाइट है इनकी प्रोफाइल बनी हुई है तो हम इनकी प्रोफाइल को यहाँ ले आते हैं बस। तो हम ये कह रहे हैं भाई ये पीक सोल्यूशन की वेबसाइट है, तो पीक सोल्यूशन की गूगल के ऊपर प्रोफाइल तो बनी होगी, यानी लिस्टिंग तो होगी, तो हम गूगल पर जाकर इनकी लिस्टिंग को ले आएंगे। कैसे, इधर आया जी, मैप्स, लाने का तरीका बताने लगा आपको। हाँ, ये तो किसी का भी हो सकता है ना, कोई भी आपका क्लाइंट होगा, हर किसी की गूगल बिजनेस प्रोफाइल होगी तो उसी को लाएंगे ना हम, पहले से डिफाइंड। ये तो नहीं हर जगह पीक सोल्यूशन को तो नहीं लाएंगे ना भाई। जो मेरा क्लाइंट होगा, हो सकता है वो कनाडा का हो सकता है, वो लाहौर का हो सकता है, वो फैसलाबाद का हो, उसका बिजनेस कहीं पर भी हो सकता है। तो जो उसकी प्रोफाइल है मैंने उसी को यहाँ पर इम्बेड करना है, यहाँ पर भी इम्बेड होना है। जैसे वहाँ पर इम्बेड किया हमने वीडियो को, यहाँ पर भी ये इम्बेड होगा जी। ये सबको पता मैं कहाँ आ गया हूँ भाई, मैप में आ गए। ये वैसे भी आप अक्सर इसे यूज़ कर ही लेते हैं, लोकेशन शेयर करने के लिए करते हो ना। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, चलिए मैं कुछ और कंपनी कर देता हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया जी दस्तगीर इंजीनियरिंग, जरा देखते हैं आ गया। फाइन, मैंने इस पर क्लिक किया, नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, शेयर। ये वाला लिंक तो आप आमतौर पर किसी को भेज देते हैं जिसको आपने अपनी लोकेशन भेजनी होती है, ऐसे ही है ना। आपने यहाँ पे आना है, ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, इम्बेड अ मैप। ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, इम्बेड अ मैप। आप इस पर क्लिक कीजिए, देखें जरा पूरे का पूरा टैग आ गया वैसे ही जैसा वहां पर था। इस पूरे को हम कॉपी करेंगे और वहां जाकर पेस्ट कर देंगे, सिंपल। ठीक है, इसे कॉपी करो। अब ये फुटर में लगा हुआ है या बॉडी में लगा हुआ है, हम ये कहाँ देखा जाकर, बिल्कुल नीचे, इसका मतलब बॉटम पर ही है ना। ठीक है,
लेकिन आई फ्रेम की कोई, ये आई फ्रेम ये नहीं है कि आई फ्रेम फुटर में लगता है, पहला आई फ्रेम ऊपर लगा है। ये तो हमारी चॉइस है ना, हम किस जगह पर इसका इस्तेमाल करने लगे हुए हैं। आ जाइए जी वापस, ये एक आई फ्रेम हो गया। अब फिर कंट्रोल एफ करते हैं और अगले आई फ्रेम को फाइंड कर लेते हैं। देखें जी कौन से वाला आई फ्रेम है, ये मैप वाला ही है ना, इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। इसको आप पढ़ने की कोशिश करेंगे ना तो आप कहेंगे भाई क्या करें हम, कहाँ जाएं। हाँ ये देखो कहाँ जाके ख़त्म हुआ है, इसको समझने की कोई कोशिश नहीं करनी। हाँ इसके एट्रीब्यूट जरूर देख लें। क्या एट्रीब्यूट है जी, विड्थ 600, हाइट 450। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो मैप है उसकी भी इतना ही साइज होना चाहिए ना। एक काम करते हैं, ज़रा पहले एक एंटर करता हूँ मैं यहाँ पे, एक दफ़ा और एंटर कर लेता हूँ। 1349 में पुराना मैप है, ठीक है। 1347 में मैंने जो कॉपी किया है ना वो वाला ले आता हूँ। आ गया। अब ज़रा आई फ्रेम का एंड भी कर दिया उसने साथ ही। पीछे आए ज़रा, विड्थ हाइट ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरी लाइन को डिलीट कर दूँ, 1349 को, दो तो नहीं ना लगाने, तो मैं 1349 पर क्लिक करता हूँ। आपने देखा मैंने कहाँ पे क्लिक किया, जहाँ पर नंबर लिखा हुआ था लाइन का, उसे पूरी की पूरी लाइन ही हाईलाइट कर ली ना, नहीं तो मुझे ड्रैग करके बड़ी दूर तक लेकर जाना पड़ना था। सेव करें और रन करें। अभी तक भी सॉल्यूशन है। चेंज हो गया, मैंने कहा मैप भी चेंज हो गया। अब ये देखिए हम दूसरी कंपनी का नाम आ गया यहाँ पे। ये थी जी हमारी जो जितनी हमने ना एडिटिंग करनी है। ज़रा एक छोटा सा टास्क और कर लेते हैं एंड पे, बस ये मेन्यूज़, क्योंकि सम टाइम हमें मेन्यू मैनिपुलेट करने पड़ सकते हैं। क्यों? इसलिए कि भाई मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई एक ऐसा मेन्यू मिस है जो होना चाहिए था। जैसे मैं कहूँ यहाँ पर एक आर्टिकल्स के नाम से होना चाहिए या ब्लॉग के नाम से होना चाहिए। जैसे यहाँ पर है भी ब्लॉग बना हुआ है, बनाया हुआ है ना हमने। इसका क्या मतलब है भाई, वेबसाइट का बहुत सारा कंटेंट है जो स्टैटिक है। एक बंदे ने आज वेबसाइट बनाई है, या एक बंदे ने 2 साल पहले वेबसाइट बनाई है, या एक बंदे ने 3 साल वेबसाइट बनाई है, उसका सारा कंटेंट तो स्टैटिक है। ऐसा तो कोई कंटेंट नहीं है जो रिफ्रेश हो रहा हो। एसईओ के पॉइंट से हम ये कहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे कोई ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो रिफ्रेश भी हो रहा हो, जिसमें आप अपडेट्स भी दे रहे हो, यानी आपको अपडेट्स भी अपने पे देनी है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि मे भी आपको कोई मेन्यू वगैरह ऐड करना पड़ जाए एक आधा। कैसे ऐड करना है ज़रा ये देखते हैं। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है जी, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज। आपने ये मेन्यूज़ आइडेंटिफाई कर लेने हैं। ये सबको पता लग रहा होगा ये अपर पार्ट में है, लोअर पार्ट में तो है नहीं है, अपर वाले पार्ट में ही है ना। तो मैं बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज लिखता हूँ और बिल्कुल कहाँ जाके लिखता हूँ, टॉप पर आकर, बिल्कुल इस जगह पे फाइंड कर लेता हूँ इसको, बजाय इसके कि ढूंढो। कंट्रोल एफ, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज लिख दिया गया। देखें सीधा मैं कहाँ पहुँचा हूँ। ये एक टैग है नेविगेटर जो मेन्यूज़ बनाता है। एसईओ से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, अभी हमने नहीं कुछ करना है इसका। ये पहले से डिज़ाइन हुआ होगा उसमें सीएसएस में, किसी ने हमें बनाकर दिया होगा ये सब कुछ, ठीक है। आपने इसको फाइंड कर लिया कि भैया एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपका फाइन मिल गया जी हमें। अब आपको मेन्यू लगाना है, निकालना है। यूँ करते हैं, पहले एक निकालते हैं फिर एक ले आते हैं। जैसे ये ब्लॉग है, इसको मैं निकाल रहा हूँ। अब अगर मैं कहूँ आप इस लाइन को पढ़ें तो आपको ये लाइन पढ़ने में क्या दिक्कत हो रही है, मुझे ये बताएं, जितनी मैंने हाईलाइट कर दिया। एक नया टैग नज़र आया आपको एल आई का, हाँ मैं एक आपको नया टैग नज़र आया एल आई स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम। HTML में एक एल आई का टैग है। मैं आपको बताने लगा हूँ 3 टैग्स, एल आई लिस्ट आइटम, OL ऑर्डर लिस्ट, UL अनऑर्डर्ड। ठीक हो गया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुलेट्स एंड नंबरिंग करते हैं। मैंने कहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुलेट्स एंड नंबरिंग करते हैं। बुलेट्स में क्या आते हैं, सिंबल्स। नंबरिंग में क्या आते हैं, नंबरिंग। सो HTML आपको कहता है कि भाई अगर तो आपने ऑर्डर लिस्ट लगानी है तो OL हमने कहीं नहीं लगानी होगी, भाई हमने कहीं नंबरिंग नहीं करनी, बीच में बनी सब कुछ हुआ होगा, हमें सिर्फ रिकग्नाइज करना है, ठीक है। और कहता है अनऑर्डर लिस्ट बनानी है तो UL, और चाहे ऑर्डर लिस्ट बनानी है चाहे अनऑर्डर लिस्ट बनानी है, लिखना तो है ना। जैसे हम ऊपर से कर लेते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग, तो क्या होता है, एक सिंबल आ जाता है, अपनी मर्जी से सिंबल चूज करते हैं, एंटर करते जाते हैं, टाइप होता जाता है, एक ऑप्शन। फिर क्या होता है, नंबरिंग कर लेते हो,
फिर नंबर स्टाइल चूज करते हो, लिखा जाता है। आप ये समझ लो जो आप नंबर स्टाइल चूज कर रहे हो या जो बुलेट चूज कर रहे हो इज LI। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 लाइनों में बुलेट लगाने हैं तो कितने LI? 4 LI। 2 लाइनों में बुलेट्स लगाने हैं तो 2 LI। 2 लाइनों की नंबरिंग करनी है तो 2 LI। अब LI ही बुलेट लगा रहा है, LI नंबर कर रहा है। कैसे? क्योंकि ऊपर हमने क्या लगाया, अगर हमने बुलेट लगाना होगा तो हम ऊपर OL लगा देंगे। यानी ये हमने करना नहीं है, लेकिन सिर्फ आप समझ लो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उसको समझ कैसे आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। बुलेट लगाना चाह रहा हूँ, बुलेट्स एंड नंबरिंग जैसे वर्ड में होती है, तो मैं क्या लगाऊंगा, ऊपर क्या लगा होगा फिर OL, और फिर जब मैं यहां पर लगाऊंगा LI एक या एक से ज्यादा, तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये बुलेट है। अब अगर मैं यहां पर OL नहीं लगाता, सॉरी OL तो ऑर्डर लिस्ट होता है, ये होता है बुलेट, UL, ठीक है ना, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये क्या है जी, ये बुलेट है। बुलेट्स एंड नंबरिंग वर्ड में जो सिंबल्स आ जाते हैं इतने सारे स्टाइल के साथ, हर पैरा लाइन के शुरू में एक सिंबल होता है ना, पॉइंट्स की शक्ल में जो लिखे होते हैं। सबको समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ कि नहीं? पॉइंट पता है सबको? अच्छा, अब उसके बाद एक है हमारे पास OL। ये क्या है? ऑर्डर्ड लिस्ट। आप जैसे ही वर्ड में नंबरिंग करते हो तो फिर काउंटर आ जाता है, फिर नंबर स्टाइल चूज करते हो, 1 भी कर सकते हो, रोमन भी कर सकते हो, अल्फ़ाबेट्स भी कर सकते हो। तो अब आप समझ लो हमने OL लगा दिया तो हमने HTML को कह दिया कि हम क्या करने जा रहे हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट। अब ये LI जो है ये नंबरिंग के लिए। जब मैं UL लिखूंगा तो LI क्या समझेगा, बुलेट। जब मैं OL लिखूंगा, समझ में आ गई बात की? हमने ना नंबरिंग करनी है ना बुलेट लगाने हैं, लेकिन जो मेन्यूज बने होते हैं ना वो LI के साथ बनते हैं। इसलिए हमें LI की सिर्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि LI है क्या चीज़। जी देख लें, LI और UL रखे हुए ना, लगाया हुआ ना UL अनऑर्डर्ड लिस्ट। चलो मैंने कहा ये आपको इसलिए बताया कि आप इसको रीड करें तो आपको समझ में आ जाए कि हम कौन सा टैग यूज़ करने जा रहे हैं यहाँ पर। चलो मैंने कहा भाई ये नहीं चाहिए मुझे, ये कोर्सेज के बाद है। तो मैंने क्या किया भाई, 2 लाइनों को चूज किया। अब ये कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से। अब आपको मेरा ख्याल है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक समझ में आ रहा है कोड कि नहीं आ रहा? मैं क्या कोड समझ में आ रहा है ना कि भाई LI शुरू हुई, LI खत्म हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि एक मेन्यू यहाँ पे खत्म हो गया। उसके बाद आगे क्या लगाया हमने, हाइपरलिंक लगाया। पता है हाइपरलिंक क्यों लगाया? मेन्यू आइटम है ना, तो मेन्यू आइटम तो क्लिकेबल होता है, तो उसने क्लिक करके कहीं जाने। अब आप एक और चीज नोट करें, मैंने क्लिकेबल में हैश लगा दिया। इसका क्या मतलब है? इस हैश का ये मतलब है कि भाई ये आप कहीं नहीं जाते जा रहे इसमें, आप सिर्फ इसको क्लिकेबल बनाना चाहते हो कि कोई भी बंदा इस पर क्लिक करे तो क्लिक हो, यानी ये क्लिकेबल बन जाए। तो हमने इसे हैश कर दिया। ये कब करेंगे, जब हमारे पास फिलहाल कोई कंटेंट नहीं होगा। जब मेरे पास कंटेंट होगा तो मैं यहाँ पर URL दूंगा। अभी तो मैं प्रैक्टिस सेशन में आपको बता रहा हूँ। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर आपने इसको एज ए हाइपरलिंक दिखाना है तो बीच में क्या लगाते जाओ, हैश। तो ये हाइपरलिंक के तौर पर दिखेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसे नहीं लगाऊंगा, मैं इस पूरे को निकाल ही दूँ href को। इसका मतलब क्या हुआ, एंकर भी लगा लिया मगर ये हाइपरलिंक के तौर पर दिख भी नहीं रहा आपको, विजिबली भी ये आपको एज ए हाइपरलिंक विजिबल नहीं होगा। यानी अगर आपने किसी को भी फॉलो नहीं करना तो फिर हम हैश लगा लेते हैं। और अगर मेरे पास कोई पेज है, अबाउट अस के पेज पे जाना है, गैलरी पर जाना है, कोर्सेज पर जाना है, किसी दूसरी वेबसाइट पर जाना है, तो उसका URL, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है। तो मैं कहता हूँ नहीं भाई ये नहीं चाहिए, डिलीट कर दो। जरा देखें क्या हुआ है। ये लाइंस चूज नहीं थी हुई पहले। चलो अब ठीक हो गया। अब इसको सेव करें जी और दोबारा से इसको रिफ्रेश करें। अब यहाँ पर था कोई ब्लॉक, ये है ना, चला गया, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज, अबाउट, गैलरी, कोर्सेज, इसमें एक आर्टिकल्स का होना चाहिए, ठीक है। तो आर्टिकल का जो है वो कॉन्टैक्ट अस से पहले लगाना है। तो अब हम क्या करते हैं, इधर वापस आते हैं, ये है कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। ये पकड़ लेते हैं जिस पूरे के पूरे को, कॉपी करते हैं। अब मैंने कहाँ से कॉपी किया, LI एंड LI तक कॉपी कर लिया, ठीक है।
और इसको पेस्ट कहाँ कर दिया, कॉन्टैक्ट अस से ऊपर। और यहाँ पर क्या कर दूं, आर्टिकल्स लिखते हैं, तो बन गया नया मेन्यू। अगर कभी इसकी ज़रूरत पड़े हमें, तो ये हम सिर्फ प्रैक्टिस सेशन में कर रहे हैं, मैं ये बनाता भी नहीं हूँ, ये भी बनवाऊंगा मैं किसी से, क्योंकि मैं कोई ऐसा रिस्क नहीं लूँगा जिससे कि वो मुझे कहेगा अब आपने हमारी वेबसाइट ख़राब कर दी। हाँ, हम उसे कहेंगे, हाँ अगर वो हमें कहेगा भी हमारा डेवलपर तो अब है ही नहीं, वेबसाइट बनवाई और चला गया, फिर मैं खुद करूँगा ये काम। लेकिन अदरवाइज़ अगर उनका वेब डेवलपर होगा तो हम सब सजेशंस, डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी सजेशंस उनको देंगे। हम उसे कहेंगे भाई हमें एक मेन्यू बनाकर दो, और क्लाइंट से भी कहेंगे कि भाई यहाँ पर आर्टिकल के लिए एक अपना पेज डिज़ाइन करवाएं, ताकि आप यहाँ पर आर्टिकल्स फ्रीक्वेंटली लिखा करें। बेशक हफ्ते में 2 लिखा करें, बेशक डेली 1 लिखा करें, ये डिपेंड करता है उसके ऊपर कि वो कैसे इसको मैनेज करेगा आर्टिकल्स को। हम क्या करेंगे, वो हमें आर्टिकल लिख कर देगा, हम उसकी एसईओ करेंगे उसको रैंक करवाने के लिए। आर्टिकल में कीवर्ड को एडजस्ट करेंगे, कैसे रैंक होगा, उस आर्टिकल की एसईओ करेंगे, उसका एसईओ स्कोर 0 होगा, उस आर्टिकल का कंटेंट सब कुछ होगा, मगर उसका एसईओ स्कोर तो 0 होगा ना। वो जो हमने कंटेंट लिखने के लिए 3-4 दिनों से जो चीज़ें पढ़ने लगे हुए हैं, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे उस आर्टिकल के। जो कुछ पढ़ा, हेडिंग स्टाइल, सब कुछ, वो सब कुछ, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, जो कुछ मैंने बताया, हाइपर लिंक्स नहीं लगे भाई, उसने लगा दी। कीवर्ड तो थे ही नहीं, उसने तो सिर्फ एक मैसेज आर्टिकल दिया ना, हम बीच में कीवर्ड्स भी लगाएंगे, बड़े बड़े पैराग्राफ लिख कर दे दिए किसी इंग्लिश राइटर ने उनको, हम उसके पैराग्राफ्स को भी छोटा करेंगे, उसके सेंटेंसेस को भी छोटा करेंगे, हम मुश्किल वर्ड्स को थोड़ा सा सिंपलेस्ट कर देंगे। ये तो हम उसको भी कह सकते हैं ना, मैं कि ये काम तो हम उसको भी कह सकते हैं। इवन मैं ये भी कह सकता हूँ, मैं उसे ये कह सकता हूँ कि भाई मुझे 500 वर्ड्स का एक आर्टिकल चाहिए, ये मेरा कीवर्ड है, ठीक है, इस कीवर्ड की ओपेसिटी मुझे 2.5% चाहिए, और मैं उसे ये कह सकता हूँ कि भाई 2.5% इसको यूज़ करना, और ये मेरा एक सिमिलर कीवर्ड भी है, यानी कि ये मेरे कीवर्ड का थीम है, और 2.5% इसको भी इस्तेमाल कर देना। कीवर्ड एक ही दिया, एक थीम दिया, क्योंकि देखें ना कीवर्ड तो रुक गया ना 2.5 पे। अगर मैंने उसको 5% यूज़ कर लिया तो गूगल तो कहेगा भैया आप कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हो। तो मैंने अपना मैसेज डिलीवर करने के लिए पहले 2.5% में कीवर्ड यूज़ किया, और उसके बाद उसका थीम। मेरे लिए तो वो कीवर्ड है, लेकिन मैंने गूगल को ये कह रहा हूँ कि भैया ये कीवर्ड नहीं है, अब ये क्या है, थीम है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे हमारा कोर्स क्या है, कीवर्ड क्या है हमारा भाई, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, और थीम क्या बनेगा इसका, एक्सेल कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, वेब डेवलपमेंट कोर्स। थीम है कि नहीं है। एक बंदा कह रहा है ना कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, वो कॉलेज को ढूंढ रहा है, तो भाई कॉलेज में यही कोर्सेज होते हैं ना, उसको एक्सप्लेन कर देंगे। उसको जब हम एक्सप्लेन, इसका मतलब क्या है, जिस बंदे ने बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर ढूंढना है, उसका अगला टारगेट क्या होगा, या तो वो वेब डेवलपमेंट सीखना चाहता होगा, या वो डिजिटल मार्केटिंग करना चाहता होगा, या वो ग्राफिक्स करना चाहता होगा। तो हम उसके थीम्स को एक्सप्लेन करेंगे फिर, ताकि, और आज के दौर में गूगल ये कहता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो हेल्पफुल कंटेंट की कैटेगरी में होनी चाहिए, लोगों की रिक्वायरमेंट हो। ऐसा नहीं है कि आपने बस कीवर्ड पकड़े और रिपीट कर दिए, वो जैसे तकिया कलाम के तौर पर यूज कर दिए कि एक ही वर्ड को भाई 4 वर्ड बोले फिर बोला, फिर 5 वर्ड बोले फिर बोला। अब ये पुरानी बात हो गई है। अब क्यों पुरानी बात हो गई है, कंपटीशन हो गया। अब गूगल के पास एक वेबसाइट तो नहीं है ना भाई, जैसे लोगों की आबादी बढ़ रही है ना, इसी तरह वेबसाइट्स की आबादी भी बढ़ रही है ना, तो फिर कंपटीशन उसमें बढ़ रहा है। तो अब गूगल भी परेशान है कि भाई करे क्या, वो किसको रैंक करे किसको ना करे। तो फिर वो अपने क्राइटेरियाज को चेंज करता रहता है। अब वो कहता है हेल्पफुल कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये होपफुली हमने सब कुछ कर लिया। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम